600 ईसा पूर्व। ठीक है, इतिहास का कौन सा काल? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल। ठीक है, वैदिक काल में हम देख रहे हैं कि देवी देवताओं के अस्तित्व के ऊपर ही अध्ययन किया जा रहा है, अर्थात वह दौर है जब हम जितने भी देवी देवताओं की आराधना अभी करते हैं हिंदू धार्मिक ग्रंथों या सनातन धर्म के अनुसार, उन सभी देवताओं के अस्तित्व के बारे में ही यहाँ पर बात की जा रही होती है। ठीक है, देवताओं के अलावा कुछ मनुष्य भी मतलब इहलोक में भी जन्म जिन्होंने लिया और अपने कर्मों से देवत्व को प्राप्त किया, उन सब के अस्तित्व की बात कहाँ पर होगी? उत्तर वैदिक काल में होगी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के ठीक पहले 1050 ईसा पूर्व के लगभग या 1100 ईसा पूर्व के लगभग रामायण काल का हमने अध्ययन कर लिया है। ठीक है, अब इस बार जो चीजें बदलेंगी उसमें जिसको हमने कहा कि आरंभिक दिनों में कैसा था वैदिक काल, ग्रामीण सभ्यता थी, कबीलाई जीवन थी, वह धीरे धीरे अपना स्वरूप बदलते जा रहा था। उस समय का जो प्रशासनिक संरचना थी वह कैसी थी? ग्राम से लेकर जन तक थी। ठीक है, राष्ट्र की अवधारणा धीरे धीरे विकसित हो रही थी। वही अब उत्तर वैदिक काल में राष्ट्र की अवधारणा विकसित दिखती है। अलग अलग राज्य जो है, छोटे छोटे जो जन थे वे आपस में मिलकर क्या बनने लगे हैं? जनपद बनने लगे हैं। हमने पढ़ा था कि ऋग्वैदिक काल में जन तक का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन जनपद का उल्लेख वहां पर प्राप्त नहीं होता। उत्तर वैदिक काल में जनपद का उल्लेख प्राप्त होने लगता है, अर्थात छोटे छोटे जन जो है वो मिलकर क्या बन रहे हैं? बड़े जनपद का रूप धारण कर रहे हैं। महाजनपद नहीं ना, महाजनपद 600 के बाद आएगा। ठीक है, तो जनपद की अवधारणा विकसित हो रही है, राज्य आपस में बढ़ते जा रहे, एक होते जा रहे हैं। जिनका शक्ति अधिक है, अर्थात जिन्होंने अधिक क्षेत्रों को जीता, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र पर अपना साम्राज्य स्थापित करते हुए दिखते हैं। ठीक है, और इस काल में हम देख रहे हैं कि संपूर्ण भारत इन द सेंस कौन सा? ओनली नॉर्थ इंडिया। ठीक है, केवल उत्तर भारत की ही चर्चा होगी। हमने उस समय पढ़ा था कि उत्तर भारत को कितने भागों में बांट लिया था विकास की दृष्टि से। सबसे पहले हमने देखा था ब्रह्मावर्त देखा था। ठीक है, ये ब्रह्मावर्त आखिरी तक हम पढ़ चुके हैं कि किस किस नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो उसमें से जो पहला पार्ट था, कौन कौन सा क्षेत्र शामिल था इसमें? ब्रह्मावर्त में कौन कौन सा क्षेत्र शामिल था? सप्त सैंधव प्रदेश और कुरुक्षेत्र वाला। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में इनका विस्तार, आर्यों का विस्तार केवल कहां तक था? ब्रह्मावर्त तक था। इसके बाद के जितने भी डेवलपमेंट हमने देखे हैं अलग अलग नाम से जिसको जाना गया है, जैसे ब्रह्मर्षि देश। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में उनका साम्राज्य कहां तक था? ब्रह्मावर्त तक। अब उनका विस्तार हो जाएगा कहां तक? ब्रह्मर्षि देश तक। ब्रह्मर्षि देश में कौन कौन सा क्षेत्र शामिल था? गंगा यमुना दोआब बेसिकली, है ना, मतलब सप्त सैंधव प्रदेश और कुरुक्षेत्र तो था ही। अब गंगा यमुना दोआब तक उनका क्षेत्र विस्तारित हो जाएगा। और इसके बाद अगले 400 सालों में जिन चीजों का नाम, जिन जगहों का नाम हमने लिया, ठीक है, ब्रह्मावर्त के बाद कौन सा क्षेत्र आएगा? मध्य देश। उसके बाद आर्यावर्त। ठीक है, तो इन क्षेत्रों तक विस्तार जो होगा वह किस काल में होगा? उत्तर वैदिक काल में होगा। क्लियर है? तो अगर पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल में कहां तक विस्तार था, तो ब्रह्मावर्त तक। ब्रह्मर्षि देश में विस्तार किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में हुआ। और ब्रह्मर्षि देश के अंदर हमने देखा कि कुरुक्षेत्र और गंगा यमुना दोआब क्षेत्र शामिल था। कुरुक्षेत्र अब विकसित हो रहा था, अर्थात जो जन थे वे, हमने पढ़ा था कि कुछ जो जन है वो आपस में मिलकर क्या हो रहे हैं, जो प्रमुख जन थे वे आपस में मिलकर एक बड़े वंश का निर्माण कर रहे थे। ठीक है, इन्हीं में एक वंश आता था कि जिनके नाम पर कुरुक्षेत्र का नाम पड़ा था, वह कौन था? कुरु। ठीक है, मूल रूप से जो वैदिक सभ्यता शुरुआत, उत्तर वैदिक सभ्यता की स्टार्टिंग होगी 950 ईस्वी के आसपास से ही कुरुक्षेत्र अपने अस्तित्व में आ चुका था, या कहें कि 1000 ईस्वी के आसपास यह अपने स्वरूप को धारण कर रहा था। बाद की चीजें क्या होंगी, इनकी वंशावली की चर्चा करती है। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र किन किन जनों को मिलकर बना था? भरत प्लस
भरत प्लस पुरु। ठीक है, भरत और पुरु मिलकर क्या बन गए थे? कुरु बन गए थे। वही तुर्वस और कृवि मिलकर पंचाल बन गए थे, है ना। जो नए हैं वो लोग जान ले कि शुरुआत में बहुत सारे जन थे, छोटे छोटे कबीलों को ही जन कहा गया है, और ये कबीले बाद में आपस में मिलकर क्या बन रहे थे? बड़ी शक्ति बन रहे थे और अंततः एक वंश का निर्माण कर रहे थे। 1000 ईस्वी के आसपास भरत और पुरु मिलकर, प्रारंभिक दिनों में दोनों शत्रु थे, बाद में फिर मित्र हुए और एक ही वंश के दोनों मिलकर एक नए वंश का निर्माण करते हैं। जैसे भरत और पुरु मिलकर कुरु बनेंगे, कृवि और तुर्वस मिलकर पंचाल बनेंगे। एक चीज और याद रखना है कि उत्तर वैदिक सभ्यता का जो प्रतिनिधित्व करने वाला वंश है वह कौन होगा? कौन होगा? पंचाल होगा। ठीक है, अगर सबसे विकसित नगर की बात कही जाए, अर्थात उन दिनों जो नगर की अवधारणा विकसित हो रही थी, पक्की ईंटों के मकान जो बनने लगे थे, उनमें कुरु से भी बेहतरीन अवस्था में कौन था? पंचाल था। और इसीलिए उत्तर वैदिक सभ्यता का प्रतिनिधित्व करने वाला नगर कहा जाता है या प्रतिनिधि कहा जाता है। पंचाल इतना विकसित था कि इसको आप उत्तर वैदिक सभ्यता का प्रतिनिधि कह सकते हैं। पहला फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, लिखवाऊंगा। आते हैं भरत में। भरत और पुरु मिलकर जिस कुरु की स्थापना की थी, इन्होंने कुरु वंश की स्थापना की थी। इनका आरंभिक राजधानी जो था, आरंभिक राजधानी था असंधिवंतपुर। क्या नाम था? असंधिवंत कहा गया है। भारत के नक्शे में अगर देखा जाए तो वर्तमान पेशावर का जो क्षेत्र है, ठीक है, पाकिस्तान वाला भाग, ठीक है, अर्थात सप्त सैंधव प्रदेश, या यो कहे कि भारत के भीतर उस समय सरस्वती नदी यहाँ पर विलीन नहीं हुआ करती थी, बल्कि कहाँ बहती थी? सिंधु नदी के सहायक नदी के रूप में बहा करती थी। ठीक है, तो सिंधु नदी के सहायक नदी यहाँ सरस्वती, और एक और नदी थी द्विशदती, जिसको आप अभी घग्घर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो घग्घर और सरस्वती या फिर सरस्वती और द्विशदती नदी के बीच का जो हिस्सा था, यह पार्ट क्या कहलाता था? आसंधिवंतपुर कहलाता था। ठीक है, तो आरंभिक राजधानी इनकी कहाँ रही? आसंधिवंतपुर रही। कालांतर में जैसे जैसे इनके वंश की वृद्धि होती गई, क्षेत्र विस्तार होता गया, अनेक क्षेत्रों को विजित करते गए, तो इन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली। कहाँ पर? हस्तिनापुर में। कहाँ? वर्तमान हरियाणा के निकट का क्षेत्र है, जिसको आप कुरुक्षेत्र या पानीपत के नाम से जानते हैं। ठीक है, हस्तिनापुर को अगर एग्जैक्ट लोकेशन वाइज देखा जाए तो वर्तमान का जो दिल्ली है, दिल्ली ही उस समय का क्या था? हस्तिनापुर था। ठीक है, तो पहले ये जाएंगे कहाँ पर? आसंधिवंतपुर। कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र उनके नाम से ही जगह को कुरुक्षेत्र कहा गया, वहां पर स्थापित होंगे। वहां से फिर अपनी राजधानी लेकर आएंगे कहाँ? हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर में बड़े लंबे समय तक इनका शासन रहेगा। एक लगभग कई सारी पीढ़ियां यहाँ शासन करती हैं, भरत से लेकर निचक्षु तक। ठीक है, अंतिम शासक जो था कुरु वंश का, वह कौन था? निचक्षु। क्या नाम था? भरत वंश से शुरू होगा, शांतनु आएगा। शांतनु के आगे के इतिहास को आप सभी जानते हैं, पौराणिक कथाओं में अच्छे से पढ़े हुए हैं। शांतनु का पुत्र कौन था? देवव्रत। कौन था? देवव्रत था। क्लियर? और किस नाम से जानते हैं इनको? देवव्रत को और किस नाम से जानते हैं? गंगा पुत्र भीष्म के नाम से। ठीक है, अब भीष्म के आगे की कहानी मैं पूरी पढ़ाऊं क्या? यहाँ पालती मार के बैठूं? माला पहनाएंगे? ठीक है, क्योंकि इसके आगे की कहानी भागवत कथा में आ जाती है ना। और तो ये जो वंश है बहुत आगे तक जाएगा। ठीक है, लेकिन अंततः इन्हीं के वंश में एक और वंश आ जाता है, पांडु वंश। ठीक है, पांडु वंश मतलब छत्तीसगढ़ वाला नहीं। ठीक है,
पांडव जिनसे हुए थे वे, ठीक है। बाद में ये बट जाते हैं कौरव और, ठीक है। इन्हीं दोनों का अर्थात एक ही वंश में जो पारिवारिक कलह कहा जाता है जिसको, है ना, अधिकार की लड़ाई, ठीक है। अधिकार की लड़ाई ही इनके पतन का कारण बना था अंततः। इसके बारे में संपूर्ण कहानी जो है वह एक ठो किताब मिलता है, महाभारत। ठीक है, किताब का नाम क्या है? महाभारत, ठीक है। आरंभ में इसको जय संहिता कहा गया था। किस नाम से पुकारा गया था? जय संहिता, ठीक है। तो जय संहिता में कौरव और पांडवों की पूरी वंशावली दी गई है और उनके युद्ध के संबंध में भी चर्चा की गई है और उसके परिणाम की भी बात कही गई है, ठीक है। तो इस पूरे वंश की कहानी मिलेगी आपको जय संहिता में, जिसको वर्तमान में महाभारत के नाम से जाना जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर ये वंश समाप्त हो गया, अभिमन्यु भी क्या हो गया? क्या हो गया? वीर गति को प्राप्त हो गया। ठीक है, तो वीर गति को प्राप्त हो गया अभिमन्यु, लेकिन उसके पहले ही उसने अपने वंश वृक्ष बो दिए थे सुभद्रा के पास, ठीक है। तो उनका जो पुत्र होता है, महाभारत की लड़ाई के बाद जो पुत्र होगा उनका क्या नाम रहेगा? परीक्षित। हालांकि परीक्षित के पहले भी दो राजाओं का नाम आता है, ठीक है। एक प्रतिदीपीय नाम का राजा है और एक बालीहव का नाम का राजा है। क्या क्या नाम? बालीहव और प्रतिदीपीय, ठीक है। तीसरे क्रम पर परीक्षित का नाम दिखता है, लेकिन हम आमतौर पे जो कहानी जानते हैं, जिसके बारे में हमने सुना हुआ है कि परीक्षित के काल से ही कलयुग का प्रारंभ होता है, ऐसा हम सुनते हैं कथाओं में, ठीक है। परीक्षित के हाथों एक सर्प की हत्या होती है, फिर उसको 7 दिन के बाद मरना होता है, फिर उसका बेटा आता है। बेटे का क्या नाम है? क्या नाम है? अरे पढ़ाई नहीं करते, कथा तो सुनते होंगे। क्या नाम था? जन्मेजय, ठीक है। जन्मेजय को जाना जाता है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जन्मेजय एकमात्र शासक हुआ है इस पूरे कहानी में, पूरे वर्तमान देश की स्वतंत्रता तक की कहानी, ठीक है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से देश की स्वतंत्रता तक की कहानी में एकमात्र राजा था जन्मेजय जिसने सर्प सत्र यज्ञ करवाया था। क्या नाम था? सर्प सत्र नाम का एक यज्ञ होता है, ठीक है, और किसी ने नहीं करवाया, इसने करवाया था। कारण क्या बताया गया इसके पीछे? कि एक विशेष प्रकार का सर्प होता है जिसको तक्षक नाग कहते हैं। क्या कहते हैं? तक्षक नाग कहते हैं, ठीक है। उसने इसके पिता की हत्या की थी, मतलब वो, ठीक है, ऐसे ही करके हत्या करते थे उस समय तो सांप लोग, आज भी वैसे ही करते हैं, नहीं, ठीक है। तो वो श्राप की वजह से इनके पिता की मृत्यु हुई थी। ये जन्मेजय है, वह अत्यधिक क्रोधित हो गया था और इसने शपथ ली थी। हालांकि शपथ और सौगंध कौरव वंश में कोई नई बात नहीं थी, ठीक है। शुरुआत से ही यह वंश टिका था केवल कस्मे और वादे के ऊपर, ठीक है। चाहे वह भीष्म की अखंड प्रतिज्ञा हो, अखंड प्रतिज्ञा कहते हैं ना, भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं अब तो, ठीक है। और उसके बाद चाहे फिर अर्जुन ने भी तो कोई शपथ ली थी क्या? कौन सी प्रतिज्ञा ली थी? भीम ने भी प्रतिज्ञा ली थी, ठीक है। भीम ने कौन सी प्रतिज्ञा ली थी? हाँ, मतलब दुशासन के रक्त से केस धोना है, ठीक है, भीम की प्रतिज्ञा। अर्जुन ने भी प्रतिज्ञा ली थी, सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं करूंगा तो अग्निचिता पर लेट जाऊंगा। तो ये पूरा वंश जो है कैसा था? सौगंध, कसम खाने वाले थे, है ना, शपथ। तो इन्होंने भी एक शपथ ली थी कि अब इस संपूर्ण सृष्टि पर एक भी सर्प नाम का जीव नहीं रहेगा, ठीक है। और वह यज्ञ ऐसा था कि जब यज्ञ में आहुति और मंत्रोच्चारण हो तो सर्प स्वतः ही उड़ कर आएंगे और यज्ञ में आहुति के रूप में डलते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ हुआ था ऐसा कि बहुत सारे सांप लोग मरे थे उसमें, और आखिरी में फिर कुछ सांप लोग आकर एक टीम बनाकर बोले थे कि ऐसा मत करो, है ना,
जिसकी गलती थी वो तो हो गया, अब हम लोग को इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। तो फाइनली जन्मेजय ने उस यज्ञ को रोक दिया था, ठीक। और उसके बाद फिर वह वंश जैसे भी आगे बढ़ा। अंतिम शासक का नाम आता है निहचक्षु। ठीक है, निहचक्षु। कितनी अजीब बात है ना कि इस वंश की शुरुआत, लगभग शुरुआत कहा जाए, ऐसे तो शुरुआत हुआ था कहां से, भरत से, है ना। लेकिन वास्तव में इस वंश की जो शुरुआत कही जाए वह होता है धृतराष्ट्र से, ठीक है। धृतराष्ट्र से ही माना जाएगा, ठीक है। हालांकि उसके पहले दो